हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम क्लास 9 के हिंदी पाठ क्या लिखूं पढ़ेंगे। तो इस निबंध में लेखक बताते हैं कि निबंध लिखना जितना आसान दिखाई देता है उतना होता नहीं है। ऐसे हम जनरली समझते हैं कि निबंध लिखना बहुत ही आसान है और वह आसानी से लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। जब किसी विषय पर निबंध लिखो तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आखिर लिखा क्या जाए। लेखक के सामने भी यही समस्या आती है। दो लड़कियां नमिता और अमिता उनसे अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने के लिए कहती हैं। एक कहती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखा जाए, जबकि दूसरी समाज सुधार जैसे गंभीर विषय पर निबंध चाहती है। लेखक ने इस निबंध में निबंध लिखने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उसे बताया है और किन किन बातों को ध्यान रखकर हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं इसे भी बताया है। तो चलिए बच्चों, अब इस पूरे पाठ को आसान भाषा में हम समझते हैं। इस पाठ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। एजी गार्डनर कहते हैं कि लिखने की एक मानसिक स्थिति होती है, विशेष मानसिक स्थिति होती है। मतलब जो विचार होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, उसकी एक स्थिति होती है कि कब आदमी उस माने इंसान उस भावना के अंदर है, उसको मन से महसूस कर रहा है। तब जब मन में ये सारी भावनाएं आती हैं तभी उसको व्यक्त किया जा सकता है और तभी लिखा जा सकता है उसको। तो विशेष मानसिक स्थिति चाहिए, मानसिक स्थिति, मन के भाव होने चाहिए लिखने के लिए। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। स्फूर्ति मतलब हलचल सी होती है, मन में उमंग होता है, मतलब कुछ लिखने का कि हाँ अब जो भी मेरे मन में है उसे मैं कुछ बस कॉपी पर उतार ही दूं। कभी कभी ऐसी स्थिति सबके साथ होती है कि उसे मन करता है कि अपने मन के भाव लिखें। तो लेखकों के साथ ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ हमेशा ही उनके मन में तो ये आता ही है। और भी जितने तरह के कलाकार हैं उनके मन में भी ये भावनाएं आती है कि वो अपने मन के भाव अपने कला के जरिए बाहर प्रदर्शित करते हैं। तो लेखकों के साथ यही बात है कि उमंग सी उठती है, मन में कुछ उमंग सी उठती है और हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उन मन के भावों को हम इतने मजबूर हो जाते हैं लेखक कि वो मन के भावों को वो लिखने के लिए लिखना ही पड़ता है। उन्हें उसे व्यक्त करने के लिए पेन की और कागज की, पेन और पेपर की जरूरत होती है जिससे वे अपने मन के भाव व्यक्त कर सके। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। उस समय वो ये नहीं सोचते कि किस विषय पे मुझे लिखना है, बस मन में भाव आ गए, बस उस भाव को कागज पे व्यक्त करना है। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। लेखक कहते हैं कि कोई भी विषय हो, हमें कोई भी विषय दिया जाए उसमें हम अपने मन के आवेग को भर देते हैं, मन की भावनाओं, मन की बातों को भर देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यहाँ बताया गया बच्चों कि जैसे हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी, किसी तरह की भी खूंटी हो, छोटी हो, बड़ी हो या ऊंची हो, नीची हो, कैसी भी खूंटी कोई भी जगह हैट टांगने के लिए काम आ सकती है, पर उसमें उससे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। मतलब मन में जब भावनाएं आती हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, कोई भी विषय हो सकता है अपनी मन के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसका अर्थ है बच्चों कि असली वस्तु जो है वह मन की भावना है, विषय नहीं है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। मन के भाव ही यथार्थ वस्तु हैं। मेन चीज जो है वो मन के भाव हैं, विषय नहीं होते। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता से मुझे संदेह नहीं। गार्डिनर साहब ने जो यह कथन कहा है, लेखक कहते हैं कि मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने इस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। मतलब मेरी क्या समस्या है? लेखक कहते हैं कि मेरी यह समस्या है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव किया ही नहीं। मेरे मन में अभी इस विषय को लिखने का और इस विषय को व्यक्त करने का कोई मेरी मानसिक स्थिति नहीं, मेरे मन में कोई अभी भाव ही नहीं जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाएं। उत्थित हो जाएं मतलब, उत्थित का मतलब उत्पन्न हो जाएं। तो ऐसे जब मेरे अंदर कोई भी भावना, मेरे अंदर कोई विचार होगा तब तो उससे व्यक्त करने के लिए तरह तरह के भाव या सोच या बातें मेरे मन में आएंगी, तो वो ऐसा हो जाए। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है,
परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे ही कोई भी निबंध या कोई भी लेख नहीं लिख सकता, उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि क्या लिखना है। तभी मैं एक निबंध लिखता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों परिश्रम करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा, मतलब एक अच्छा सा निबंध लिखना होगा। नमिता और अमिता 2 लड़कियां हैं जिन्होंने आग्रह किया है लेखक से कि उन्हें एक एक निबंध चाहिए जो उनके पाठ्य पढ़ने में, उनके क्लास में इम्पोर्टेंट निबंध है, उसके लिए उन्हें लेखक से ये निबंध लिखवाने हैं। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नमिता जो है वो कहती है दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। मतलब कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ चुके हैं, और उन दोनों को आदर्श अच्छा सा निबंध लिख के मुझे निबंध तो लिखना ही है, साथ ही साथ उन दोनों को निबंध रचना की रहस्य भी मुझे समझाना है। तो लेखक को रहस्य भी समझाना है कि किस तरह से निबंध लिखा जाए, निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके? लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अच्छे लगते हैं। दूर से जब कोई आवाज, कोई संगीत कानों में आती है तो वो अच्छी लगती है, क्योंकि उसके सच्चाई को हम जानते नहीं हैं। तो दूर से हमें हल्का सा आवाज अगर लगता है तो हमारे कानों को प्रिय लगता है, तो अच्छी तो लगती है, पर उनपे 5 पेज लिखा जा सके ऐसा तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? एक तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ऐसी एक मतलब छोटी सी बात पे मुझे 5 पेज लिखना है, तो ये भी मुझे आसान नहीं लग रहा है, ये भी बहुत मुश्किल है। और इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से हो रही है, लेकर आज तक होती आ रही है, मतलब जिस समाज सुधार जो सब्जेक्ट, समाज सुधार जो विषय है, यह इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, जिसे बहुत काल से इस पर विचार विमर्श होते आए हैं और बड़े बड़े विज्ञों, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी रहा है। यह सब्जेक्ट इतना विस्तारपूर्ण है, तो इसको मैं 5 पेज के अंदर कैसे लिखूं? इसे इतने छोटे में मैं कैसे मेन चीज मैं उसका कैसे समझा पाऊंगा? इतने छोटे से पेज में, 5 ही पेज में, इस निबंध में सारा कुछ मैं कैसे कवर करूंगा? क्योंकि बहुत विद्वानों में विरोध है, मतलब बहुत सबकी अलग अलग मतें हैं सारे विद्वानों की। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लो। तो लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि निबंध शास्त्र जो है उसके आचार्यों की सम्मति जान लो कि आचार्य क्या कहते हैं, निबंध कैसे लिखा जाए। सबसे पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या। फिर लेखक कहते हैं पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या, आदर्श निबंध क्या है, वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। लेखक कहते हैं कि पहले मैं यह जान लूं, निबंध शास्त्र के आचार्यों से यह जान लूं, समझ लूं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है और ये क्या है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। कि एक तो ये विशेषता देखनी पड़ती है कि आचार्यों ने बताया है कि निबंध छोटा हो तो बड़े की अपेक्षा वह अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। छोटे निबंध में रचना की सुंदरता बनी रहती, मतलब बातों की गंभीरता, उसकी मर्मता, ये सब समझ में आती है। और जब निबंध बहुत लंबा होगा तो खिंचता चला जाएगा, तो एक ही बात बार बार आएंगे, इसीलिए छोटा निबंध लिखना ये ज्यादा अच्छा है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। लेखक कहते हैं कि और मेरे पास समय भी कम है, क्योंकि मुझे कम समय मिला है और मेरे पास टॉपिक भी 2 हैं, तो इसीलिए मेरे लिए भी ये उपयोगी है कि मैं इसे मान लूं
कि निबंध छोटा ही लिखूं। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र में उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। निबंध लिखने के लिए आचार्य ने बताया है कि सामग्री और शैली, ये 2 चीज होनी चाहिए। सामग्री मतलब मटेरियल, कंटेंट, ये कह लीजिए कि क्या किस विषय पे लिखना है, उसके बारे में सारी जानकारी, उसके बारे में सारी विशेषताएं या उसकी जो भी उसके अवगुण हैं वो सारी, मतलब मिला जुला के सारी सामग्री, कंटेंट, इसे होना चाहिए। और शैली, किस शैली में मुझे लिखना है निबंध, ये 2 चीज प्रधान है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। मतलब विचार समूह, विचारों का बहुत समूह है, बहुत सारे विचार संचित करने होंगे मुझे, अपने माइंड में सब कुछ सेट कर लेना होगा। बहुत से विचार को संचित मतलब एकत्र कर लेना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब मन में बार बार सोचना चाहिए, उसके गुण अवगुण सबको ध्यान में रखकर मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। ये बात तो सच है। आप किसी भी विषय पर अगर 2-4 जगह से आप कुछ पढ़ लेंगे तो आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिक उस चीज के लिए अच्छे, मतलब इतने अच्छे अच्छे लाइंस आने लगे, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है। तो ये बात तो सच है कि विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में इस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अगर मुझे पहले से इस विषय के बारे में पता होता कि इतने साधारण सी एक दूर के ढोल सुहावने ऐसे एक मुहावरे पर मुझे निबंध लिखना है, तो मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाकर मैं इसका अनुसंधान कर लेता, इस समस्या का समाधान कर लेता। पर अब समय नहीं है। मुझे तो यही बैठकर 2 ही घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। मेरे पास अभी तो यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है, कोई विश्वकोश कहीं से मुझे इस विषय की जानकारी मिल सके, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मुझे 2 घंटे में 2 निबंध लिखने हैं। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान है इस विषय के बारे में, मुझे उसी से निबंध लिखना होगा। विज्ञों का कथन है, विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मतलब एक ढांचा कि क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या लिखना है, रूपरेखा बना लेनी चाहिए। एतेव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की किसी कैसी रूपरेखा होगी। मतलब मेरे मन में ये कभी विचार ही नहीं आया इस विषय पर मैं निबंध लिखने का, तो मैं उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में तैयार ही नहीं कर पा रहा। लेखक कहते हैं निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं। सारांश लिखना आसान है, अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं तो, या लिख लेते हैं तो उसका सारांश लिखना आसान है। पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? लेखक पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या सारे विद्वान पहले ही अपने अपने निबंधों की रूपरेखा, अपने मन में उनके रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, निबंध क्या क्या चीज उसमें लिखना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, ऐसा पहले से ही एक डायग्राम अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है, एजी गार्डिनर ने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूं। उन्हें शीर्षक लिखना, टाइटल लिखना इतना हार्ड लगता है कि वे अपने मित्रों को यह भार देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। मैं तो इस विषय में कभी मैंने सोचा ही नहीं और मेरे मन में कोई मतलब कोई विचार ही नहीं इस विषय को लिखने का, तो मैं तो तैयार नहीं कर सकता रूपरेखा। अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी। ये तो सामग्री की बात हो गई, 2 चीज बताई गई थी, सामग्री और शैली, तो ये तो सामग्री की बात हो गई जो अभी फिलहाल उनके मस्तिष्क में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं थी। अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी।
आचार्य महोदय का कथन है, फिर से वे आचार्य की बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए। मतलब हम जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा में प्रभाव होना चाहिए, वो प्रभावशाली होना चाहिए, दूसरे को समझ में आना चाहिए और दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों, जो छोटे छोटे वाक्य समझ में आते हैं पर एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से संबंध रखते हो। मतलब ये नहीं कि एक लाइन किसी और बात पे कही और दूसरी लाइन पे हम कहीं और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से वे बातें जुड़ी होनी चाहिए। तो निबंध लिखने में क्या क्या जरूरी है? एक तो भाषा प्रभावशाली हो और दूसरी जो एक दूसरे से संबद्ध हो, वाक्य जो है वो एक दूसरे से संबद्ध हो और छोटे छोटे हो वाक्य। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। तो फिर लेखक कहते हैं कि मेरे विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, मैं अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, अपने गौरव को स्थापित करने के लिए, कि मेरी जो छवि है सबके सामने लेखक के रूप में, उसे स्थापित करने की आवश्यकता के कारण मैं वाक्य को कम से कम आधे पृष्ठ में, आधे पेज में तो मैं उसे लिखूंगा ही, एक वाक्य को। तो वानभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। बड़े बड़े वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? निबंध के अस्पष्टता होनी चाहिए, मतलब ठीक जल्दी से आसानी से समझ में ना आ जाए, मतलब थोड़ी सी कठिनाई हो सोचने में और उसे समझने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है, मतलब सेंटेंस को गंभीर बना देती है। अस्पष्टता और दुर्बोधता, जब समझ में नहीं आती है बात तो उसे गंभीर लगने लगती है वह बात। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं, गुत्थियां मतलब ऐसी मुश्किलें डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सकें। अज्ञों माने अज्ञानियों से, जो आसानी से किसी के, अज्ञानियों के समझ में ना आए ऐसी बातें। और सेनापति भी लेखक हैं, ने अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए? तो और ये भी विशेषता बताते हैं लेखक कि जब लेख लिखे, निबंध लिखे, तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक है। ये भी होने चाहिए, तभी निबंध प्रभावशाली लगता है। अंग्रेजी के निबंधकारों में एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। किस पद्धति को? उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खड़े सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उस पद्धति के, अंग्रेजी जो निबंध की पद्धति है, उसके जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। मतलब कि भावना को व्यक्त नहीं किया, अपने मन के भाव, जो मन में उठा भाव, उसे उन्होंने व्यक्त नहीं किया। अंग्रेजी के निबंधकार क्या करते हैं कि उन्होंने जो देखा है, अपने जीवन में जो देखा है, जो सुना है और जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है जीवन के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो उन बातों को उन्होंने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ पढ़ा और किसी ने कुछ कहा। जैसे कि बहुत समय ऐसा होता है कि हम अभी कम उम्र के हैं, हमें तो सारी बातें समझ में नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिताजी से या माताजी से कुछ भी ऐसी बात सुनी है कि तो उसे कहीं पर मुझे किसी एग्जाम में या फिर कभी किसी विषय पर लिखना पड़ता है, तो वो कही सुनी बातें भी हम लिख दिया करते हैं। तो ऐसा नहीं, उन्होंने जो अनुभव किया है वही लिखा है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। मतलब इन सभी बातों से मन के भावना या फिर विज्ञों की गंभीरता, विद्वानों के जो गंभीरता, तर्कपूर्ण विवेचन है, तर्कपूर्ण जो वार्तालाप है, उन्हें नहीं उस निबंध में लिखा जाता। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। मतलब लेखक जो अनुभव करते हैं, अनुभूति जो लेखक की अपने मन की अनुभूति है जीवन के बारे में या फिर समाज के बारे में, उसे व्यक्त करते हैं। इसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, इसमें उनका उल्लास रहता है।
मतलब उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में उस चीज को लेकर उल्लास रहेगा। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गंभीरता रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। लेखक कहते हैं कि इसी पद्धति से मैं क्यों ना निबंध लिखूं, लेकिन मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं और मेरे पास टाइम कम है। तो फिर उन्हें ख्याल आता है, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उसमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, वे बड़े टैलेंटेड थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। अमीर खुसरो बहुत ही अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छा पूर्ति कर दी। चारों टॉपिक एक ही में कवर कर लिया। क्या क्या? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो यहाँ पर खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल सबको कवर कर लिया। तो लेखक के मन में यह विचार आ रहा है कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। तो कहते हैं, मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, मेरे अंदर उतनी प्रतिभा तो नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। अगर मैं ऐसा करूं, उनकी पद्धति को अपनाऊं, तो मेरी कठिनाई आधी हो जाएगी, मेरी मेहनत आधी हो जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से निबंध शुरू कर रहे हैं। यहाँ इतनी बातें तो लेखक ने बताई कि निबंध को कैसे लिखा जाए और कैसे लिखना है, लेकिन इसके बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये निबंध है। बस उनकी भाषा ही इतनी अच्छी है और इतनी प्रभावशाली है। देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता, मतलब उनकी जो कर्कशता मतलब होती है, जो कान में जो उसकी आवाज जो गूंजती है, उसकी जो कानों में जो उसकी जोर की आवाज जो तकलीफ देती है, वो कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, दूर में वह ढोल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है उसका आवाज, लेकिन उसकी कर्कशता जो है, पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटने लगते हैं उसकी कर्कशता से। तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। दूर में जो बैठा इंसान है, उसके कानों में वह मधुरता का संचार करता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेते हैं। उन्हें लगता है, दूर से बैठ के अगर आवाज आ रही है तो लगता है कि हाँ, कहीं विवाह हो रहा है। कोलाहल किससे पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। आवाज सुनते ही उसे लगता है कि हाँ, किसी की शादी हो रही है, नववधू सजी होगी। जो विवाह का जो चित्रण हमारे सामने आता है, जो रूपरेखा आती है, वह हमारे सामने आ जाता है उस ढोल की आवाज सुनकर। नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। मतलब जब हमें ख्याल आता है कि नववधू कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, उससे कितना उल्लास होगा, संकोच होगा, आशंकाएं होंगी और विषाद, उसके मन में जो दुख होगा, हृदय में जो दुख होगा, उसके कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। ढोल की जो कर्कश, जो तेज ध्वनि है, उसे मधुर बना देती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। देखिए बच्चों, जब कभी आप पास में जब ढोल बज रहा है, तो वह क्यों नहीं कानों में लग रहा है? क्योंकि उसकी ध्वनि के अंदर आनंद का कलरव, पास में जो लोग हैं उस विवाह को जी रहे हैं, देख रहे हैं, उसके किसी नजदीकी का विवाह है या फिर उसके घर के किसी मेंबर का विवाह है, तो वो मन के भाव उसके कैसे होते हैं? आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिलकर तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन ही जाती है। दूर में जो वह ढोल का आवाज सुनाई पड़ता है, वो तो अच्छा लगता है।
यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। जो दूर में अगर हम रहते हैं तो उसे पास के यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तरुण मतलब होता है नवीन, या फिर जो अभी नौजवान हैं, बच्चे हैं। तो यहाँ लेखक समझा रहे हैं कि जब तरुण होता है तो संसार के जीवन संग्राम से दूर रहता है। अगर बच्चे हैं या फिर जो आप थोड़े से अभी बड़े हुए हैं, पूरे यंग नहीं हुए, तो ऐसे लोग जीवन के संग्राम से दूर हैं। अभी उन्हें पढ़ना लिखना है, उनके ऊपर जो जीवन की जो कठिनाइयां हैं या फिर जिम्मेदारियां हैं वो अभी उन्होंने देखी नहीं है, तो उन्हें वे दूर से बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। उन्हें लगता है कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम अभी जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर रहेंगे, हम मनमाना कर सकेंगे, हम अपने मर्जी का कर सकेंगे। अभी हम दूसरे की मर्जी पर चलते हैं, अभी हमें पढ़ना पड़ता है। उन्हें पता नहीं है कि जीवन संग्राम में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना हमें आगे करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें वह बहुत जीवन का चित्र बहुत ही मनोहर लगता है। और जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। और जो वृद्ध हैं, नवीन के बारे में तो बताया, अब जो वृद्ध हैं उनको अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर जाते हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। उन्हें अच्छा लगता है कि हम बच्चे में ही सुखी थे, या हम जवान थे, नौजवान थे, तो हमारे हाथ में सब कुछ था, हम कर सकते थे और हम उस समय को बेहतर बनाया है हमने। और तो उन्हें पीछे की बातें, अतीत की बातें और सुखद लगती हैं। उन्हें आगे नहीं, बच्चों को आगे भविष्य अच्छा लगता है, और वृद्धों को क्या अच्छा लगता है, उनकी पुरानी बीती हुई अतीत काल सुखद लगती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तरुण को लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल है, आगे वह बहुत सुखी हो जाएंगे, और वृद्धों को लगता है कि पहले वे बहुत सुखी थे, अब वर्तमान में उनकी स्थिति वैसी नहीं। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, कवि लेखक ने कैसे दोनों टॉपिक को मिलाया है। यहाँ तक तो उन्होंने बताया दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कैसे लगते हैं, और उसके बारे में कि कैसे दूर बच्चों को आगामी जीवन, अपना भविष्य अच्छा दिखता है और लगता है हम कल बेहतर होंगे आज से, और वृद्धों को लगता है कि हम पहले ही बेहतर थे, आज हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इस पर में लिखा है। अब यहाँ समाज सुधारक से शुरू होता है। तो मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ है जो सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? सुधारों का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि समस्याएं और कमियां ये तो जैसे जैसे समय बीतेगा वो बढ़ती ही जाएंगी। तो समाज पर सुधार का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नए नए और नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार भी होते जाते हैं। न दोनों दोषों का अंत है और न सुधारों का। तो बच्चों जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पिछले जो अवगुण हैं उन्हें भरकर सुधार करके हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर से कोई ऐसा दोष हमें दिखता है कि लगता है कि नहीं, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी सुधार आगे आता है। या फिर जीवन के बहुत सारे पग में आपने देखे होंगे कि नए नए आविष्कार होते हैं समाज को सुधारने के लिए, मनुष्यों की सुविधाओं को आप उससे बढ़ाने के लिए, अच्छा बेहतर करने के लिए, समय को बेहतर करने के लिए। लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी छिपा रहता है, तो फिर उसके बाद उस बुराई को सुधारने का काम चलता है। तो इसी तरह ये सुधार और कमियां ये होती ही रहती हैं, न दोषों का अंत होता है न सुधारों का। जो कभी सुधारक थे कहीं आज दोष हो गए हैं, जो कभी सुधार थे वे आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन गतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है।
इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद इसका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव में स्वप्न देखेंगे। तो बच्चों, आज जो सुधार है वह भविष्य में उसमें भी कुछ कमियां नजर आएंगी। आज जो गौरव महसूस हो रहा है, जिस साहित्य पर गौरव महसूस हो रहा है, कुछ समय बाद उनका क्या होगा, यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा, अतीत हो जाएगा। और आज जो तरुण है वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव में का स्वप्न देखेंगे। इनके साथ में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, जो हर जगह हर इंसान, जो आज बच्चे हैं वह जवान होंगे, फिर जो जवान है वह बूढ़े होंगे। तो इसी तरह उनकी स्थिति, उनका जगह बदलता जाएगा। तरुण का फिर दूसरा दल आएगा, फिर छोटे बच्चे जो हैं, बहुत छोटे बच्चे, वे थोड़े से बड़े होंगे, और जो थोड़े बड़े थे वे अब तरुण होंगे। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।